नमस्कार, बड़ी खबर बड़ी बहस देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सृष्टि सिंह। मध्य प्रदेश सरकार ने भोपाल, इंदौर और जबलपुर के लिए मास्टर प्लान तैयार किया है। इन्हें मेट्रोपॉलिटन क्षेत्र बनाया जाएगा। अधिनियम 2025 के तहत विकास होगा। सड़क, जल, बिजली और परिवहन व्यवस्था सुधरेगी। मेट्रो और स्मार्ट ट्रैफिक सिस्टम आएंगे। रोजगार, शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाएं बढ़ेंगी। किफायती आवास और अवैध कॉलोनियों की नियमित किया जाएगा। हरित क्षेत्र, जलाशय और सांस्कृतिक स्थलों का संरक्षण होगा। उद्योग और पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। डिजिटल और स्मार्ट सुविधाएं बढ़ेंगी। वहीं महिलाओं और बच्चों के लिए योजनाएं बनेंगी। ये योजना 2030 तक पूरी होगी। इससे शहर आकर्षक, सुव्यवस्थित और आधुनिक बनेंगे। आज इसी पर हम चर्चा करने वाले हैं, लेकिन इससे पहले देखिए एक रिपोर्ट। मध्य प्रदेश सरकार ने भोपाल, इंदौर और जबलपुर के मास्टर प्लान को अंतिम रूप देने का फैसला किया है। ये निर्णय विधानसभा सत्र के बाद लिया जाएगा। इन शहरों को आधुनिक और व्यवस्थित बनाने का लक्ष्य है। मास्टर प्लान के तहत शहरी विकास को बढ़ावा दिया जाएगा। भोपाल, इंदौर और जबलपुर को मेट्रोपॉलिटन क्षेत्र के रूप में विकसित करने की योजना है। सरकार ने इसके लिए मध्य प्रदेश मेट्रोपॉलिटन क्षेत्र नियोजन और विकास अधिनियम 2025 को मंजूरी दी है। ये प्रस्ताव इंदौर के ऐतिहासिक राजवाड़ा पैलेस में कैबिनेट बैठक के दौरान स्वीकृत हुआ। इस कानून का उद्देश्य है इन शहरों का तेजी से विकास करना। मास्टर प्लान में बुनियादी ढांचे का विकास शामिल होगा। सड़कें, जल आपूर्ति और बिजली व्यवस्था को बेहतर किया जाएगा। इसके अलावा आवास और व्यावसायिक क्षेत्र को नियोजन भी होगा। सरकार का मानना है कि ये योजना शहरों को और आकर्षक बनाएगी। पर्यटन और खेल गतिविधियों को भी बढ़ावा मिलेगा। उदाहरण के लिए इंदौर का होलकर क्रिकेट स्टेडियम और भोपाल का टीटी नगर स्टेडियम पहले से ही राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय आयोजनों की मेजबानी करते हैं। ये स्टेडियम स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूत करते हैं। मास्टर प्लान में हरित क्षेत्रों का संरक्षण भी शामिल है। पार्क, उद्यान और जलाशयों का विकास होगा। इससे पर्यावरण संतुलन बना रहेगा। सरकार ने स्पष्ट सीमाओं के साथ मेट्रोपॉलिटन क्षेत्र बनाने का प्रस्ताव रखा है। एक एकीकृत प्राधिकरण इन योजनाओं को लागू करेगा। ये प्राधिकरण सुनिश्चित करेगा कि विकास कार्य समय पर पूरे हो। भोपाल, इंदौर को मेट्रोपॉलिटन क्षेत्र के रूप में विकसित करने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। जबलपुर भी इस सूची में शामिल है। इन शहरों में जनसंख्या तेजी से बढ़ रही है, इसलिए व्यवस्थित विकास की जरूरत है। मास्टर प्लान में यातायात प्रबंधन पर भी ध्यान दिया जाएगा। मेट्रो, रेल और अन्य परिवहन सुविधाओं का विस्तार होगा। इससे लोगों को आवागमन में आसानी होगी। सरकार का लक्ष्य इन शहरों को विश्व स्तरीय बनाना है। इसके लिए निवेशकों को आकर्षित किया जाएगा। उद्योग और व्यापार को बढ़ावा देने की योजना है। मास्टर प्लान में स्मार्ट सिटी की अवधारणा को भी शामिल किया गया है। तकनीकी और डिजिटल सुविधाओं का उपयोग होगा। इससे शहरों का प्रबंधन आसान होगा। सरकार ने स्थानीय लोगों की राय लेने का भी निर्णय लिया है। इससे मास्टर प्लान को और प्रभावी बनाया जा सकेगा। ये योजना दीर्घकालिक विकास को ध्यान में रखकर बनाई गई है। इस मास्टर प्लान के लागू होने से शहरों की तस्वीर बदल जाएगी। भोपाल, इंदौर और जबलपुर में रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार होगा। स्कूल, कॉलेज और अस्पतालों की संख्या बढ़ाई जाएगी। इससे लोगों का जीवन स्तर सुधरेगा। मास्टर प्लान में किफायती आवास पर जोर दिया गया है। गरीब और मध्यम वर्ग के लिए घर उपलब्ध हो सकेंगे। सरकार ने अवैध कॉलोनियों को नियमित करने की योजना बनाई है। इससे शहरों में अव्यवस्था कम होगी। मास्टर प्लान में औद्योगिक क्षेत्रों का विकास भी शामिल है। इंदौर और भोपाल में पहले से ही कई उद्योग है, इनका और विस्तार होगा। जबलपुर में भी औद्योगिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा। इससे स्थानीय अर्थव्यवस्था को बल मिलेगा। मास्टर प्लान में सांस्कृतिक और धार्मिक स्थलों का संरक्षण भी होगा। उदाहरण के लिए उज्जैन और भोपाल में जैन तीर्थ स्थलों का विकास होगा। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए विशेष योजनाएं बनाई जाएंगी। मास्टर प्लान में जलवायु परिवर्तन को ध्यान में रखा गया है। सौर ऊर्जा और अन्य नवकरणीय स्रोतों का उपयोग बढ़ेगा। शहरों में प्रदूषण नियंत्रण के उपयोग होंगे। मास्टर प्लान के तहत स्मार्ट ट्रैफिक सिस्टम लागू किया जाएगा। इसमें जाम की समस्या कम होगी। सरकार ने नदियों और जलाशयों के संरक्षण की योजना बनाई है। भोपाल की झीलें और जबलपुर की नर्मदा नदी को स्वच्छ रखा जाएगा। ये योजना शहरों को सुंदर और स्वच्छ बनाएगी। मास्टर प्लान में सामाजिक समावेशन पर भी ध्यान दिया गया है। सभी वर्गों के लिए सुविधाएं होंगी। महिलाओं और बच्चों के लिए विशेष योजनाएं बनाई जाएगी। सरकार ने इस योजना को 2030 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा है। इससे मध्य प्रदेश के ये शहर देश के प्रमुख शहरों में शामिल होंगे। मास्टर प्लान के तहत सड़कों का जाल बिछाया जाएगा। फ्लाईओवर और अंडरपास बनाए जाएंगे। इससे यातायात सुगम होगा। सरकार ने इस योजना के लिए बजट आवंटन शुरू कर दिया है। निजी और सरकारी भागीदारी को भी प्रोत्साहन दिया जाएगा। मास्टर प्लान के तहत शहरों का सौंदर्यीकरण होगा। सड़कों, पार्क और सार्वजनिक स्थानों को आकर्षक बनाया जाएगा। इससे पर्यटकों की संख्या बढ़ेगी। ये योजना मध्य प्रदेश को विकास के पथ पर लेकर जाएगी।
चलिए आज इसी पर हम चर्चा करने वाले हैं। हमारे साथ गेस्ट जुड़ गए, एक बार उनसे आपको परिचय करा देते हैं। बीजेपी से हमारे साथ योगेश गुप्ता जुड़े हुए हैं, कांग्रेस से हमारे साथ अंबिका शर्मा जुड़े हुए हैं, वहीं हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार अशोक शुक्ला जी जुड़े हुए हैं। आप तीनों का बहुत स्वागत है चर्चा में। इसी के साथ चर्चा की शुरुआत करते हैं। इससे पहले योगेश जी आपसे जानूं मैं, भोपाल, इंदौर और जबलपुर के लिए मास्टर प्लान तैयार किया है सरकार ने और इस पर अब काम करने की तैयारी है, क्या कहेंगे इसको लेकर? निश्चित रूप से सृष्टि जी दीर्घकालीन योजना है मध्य प्रदेश के विकास को लेकर, और आज से कुछ महीनों पहले इस प्रकार का विचार कैबिनेट में उठा था, जिसका आज विधानसभा में बाकायदा प्रस्ताव पारित करके और भोपाल इंदौर को मेट्रोपॉलिटन सिटी के रूप में और जबलपुर को भी उसमें शामिल किया गया, एड ऑन किया गया। तो विस्तार से आपकी रिपोर्टिंग में सारी चीजें बता दी गई हैं, लेकिन मुख्य बिंदु जो है इस योजना की वो ये है कि मेट्रोपॉलिटन अथॉरिटी के अंतर्गत भोपाल मेट्रोपॉलिटन सिटी में, हेलो आवाज आ रही है आपको? जी 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 मुझे आ रही है। भोपाल मेट्रोपॉलिटन सिटी में मंडीदीप, रायसेन, अब्दुल्लागंज, सांची, विदिशा, सीहोर, आष्टा, नरसिंहगढ़, ब्यावरा जैसे जिले जब शामिल होंगे तो निश्चित रूप से एक विकास की जो मुख्य धारा से ये जो जिले अभी तक विकास के रास्ते में कहीं ना कहीं पिछड़ते हुए आए हैं वो मुख्य धारा में शामिल होंगे, और वहाँ के स्थानीय युवाओं को न केवल रोजगार मिलेगा बल्कि बेहतर आवागमन की सुविधाएं भी उपलब्ध होंगी। और एक बृहद प्लान के अंतर्गत इन जिलों को शामिल करने का मकसद ही ये है कि जो छोटे जिले हैं वो बड़े शहरों के साथ अटैच हो और विकास की मुख्य धारा में आगे बढ़े। इसी प्रकार इंदौर में अगर हम बात करें तो देवास, उज्जैन, बड़वा, धार, सोनकच्छ, शाजापुर, सीहोर, देवास, इनको लेकर इंदौर मेट्रोपॉलिटन की जो परिकल्पना की गई है, जो 2030 तक साकार होगी एक मेट्रोपॉलिटन अथॉरिटी के माध्यम से, जिसके चेयरमैन माननीय मुख्यमंत्री जी होंगे और उनकी देखरेख में ये योजना सुचारू रूप से शुरू होगी। तो और जहाँ भोपाल, सीहोर और भोपाल की सीमा खत्म होगी, वहां से इंदौर मेट्रोपॉलिटन सिटी शुरू होगा। तो इस प्रकार की वो एक योजना धरातल पर उतारने का पूरा संकल्प है माननीय मुख्यमंत्री मोहन यादव जी का, और आगामी 5 सालों के अंदर ये निश्चित रूप से मध्य प्रदेश के पटल पर उभर कर आएंगे। ठीक है, अब हमारे साथ कांग्रेस से अंबिका जी भी जुड़े हुए हैं। अंबिका जी आपसे जाने थे, जिस तरह से अभी योगेश जी ने भी जिक्र किया कि जो सरकार का प्लान है यानी भोपाल, इंदौर, जबलपुर के लिए मास्टर प्लान जो तैयार किया है, और ये कहना है सरकार का कि आने वाले सालों में इन तीनों ही, अगर हम बात करें तो इन तीनों ही जगहों की तस्वीर जो है वो बदल जाएगी। तो क्या कहेंगे इस पर? आप में योगेश जी ने सारा विवरण दिया ही है। सृष्टि जी अभी उन्होंने बताया, ये सूचना दी कि इंदौर, जबलपुर और भोपाल, इनको मेट्रोपॉलिटन सिटी के रूप में विकसित किया जाएगा, मास्टर प्लान यहाँ लागू किया जाएगा और यहाँ इस क्षेत्र को विकसित किया जाएगा। अभी तक पूरा मध्य प्रदेश की जनता इस सरकार की घोषणाओं को और योजनाओं को सुनती चली आई है, लेकिन योजनाओं ने अभी तक किसी योजना ने साकार रूप नहीं लिया है, धरातल पर उसका आकार दिखाई नहीं दिया। हमें ऐसा लगता है कि यह सरकार मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखती है और फिर हद तो तब होती है कि यह सपने फिर जनता को भी सुनाती है। ये सपने कभी पूरे हो नहीं पाते। अब उन्होंने एक टाइम पीरियड दे दिया कि 2030 तक हम इस योजना को लागू करें। 2030 तक ये बने रहेंगे क्या? 2028 में तो इनकी विदाई समारोह होना है बढ़िया, क्योंकि जो अक्षमताएं हैं, अकर्मण्यताएं हैं, जो इस प्रकार से कानून व्यवस्था की स्थिति ध्वस्त है और जो सब प्रकार रहता है मची हुई है, उससे तो इनकी विदाई अवश्यम भावी है। और हो सकता है इसके पहले कुछ खेला ना हो जाए, जिस प्रकार से इनके वो चल रहे हैं आपस में मतभेद लोगों के। विजय वर्गीय जी अलग भाग रहे हैं, शिवराज सिंह जी अलग भाग रहे हैं, अन्य लोग गोपाल भार्गव जी अलग नाराज हैं, मोहन यादव जी के नेतृत्व को कोई स्वीकार नहीं कर रहा है। तो तमाम प्रकार का इनके यहाँ सिर्फ फुटबॉल अभी अंदर चल रहा है, बाहर दिखाई नहीं दे रहा है। और हो सकता है कि बहुत जल्दी पर जो रोड मैप तैयार किया है सरकार ने, इस पर क्या कहेंगे? हमें तो ये लगता है कि अभी तक सरकार योजनाएं तैयार करती रही, सड़क, जल,
बिजली परिवहन में इसमें सुधार होगा, रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य सुविधाओं में निश्चित रूप से परिवर्तन देखने को मिलेगा पब्लिक को, लेकिन दिखाई नहीं देता है। ठीक है, यानी आपका कहना है कि रोड मैप अच्छा है लेकिन धरातल पर दिखेगा कि नहीं, इसको कभी आप नहीं दिखाई देता। जब दिखने लगेगा तो पब्लिक कहने लगेगी, हम कहने लगेंगे। ठीक है। केवल और केवल ये सब डीएम मारते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, हकीकत से इनका कोई वास्ता नहीं है। इन्होंने हरित क्षेत्र और सांस्कृतिक स्थलों के संरक्षण, जलाशयों के संरक्षण की भी बात कही है, लेकिन इनका ध्यान है नहीं इन तमाम जगह। इनका ध्यान केवल और केवल भ्रष्टाचार करने पर है। शासकीय योजनाएं जो भी आती हैं वो हितग्राहियों तक उनका लाभ नहीं पहुंच पाता है। बीच में ही इनके जो भारतीय जनता पार्टी के पट्टे हैं वो चट कर जाते हैं और वो भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाती है। ठीक है, ये सब इनका खेल चल रहा है। ठीक है। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार अशोक जी जुड़े हुए हैं। अशोक जी, आपसे जानूंगी मैं, आपने दोनों ही प्रवक्ताओं को सुना। एक तरफ जहां पर योगेश जी ने कहा कि तीनों ही शहरों की तस्वीर अब बदल कर उभरेगी, वहीं अंबिका जी कह रहे हैं कि रोड मैप ठीक है, घोषणाएं ठीक है, लेकिन होना जाना कुछ नहीं है। आप क्या कहेंगे इस पर? सुना दूं, सूरत बदलती है मगर सवालात नहीं बदलते हैं, और चेहरे बदल जाने भर से हालात नहीं बदलते हैं। वजह फकत इतनी है कि हमारे नेताओं के ख्यालात नहीं बदलते हैं। शहरों को स्मार्ट बना देने से शहरों की तस्वीर भले बदल जाए, आम आदमी के जीवन में क्या बदलाव आता है? कितने शहर स्मार्ट हो गए और स्मार्ट शहरों से इस प्रदेश की जनता को क्या हासिल हो रहा है? लगातार आप कंक्रीट के जंगल खड़े करते चले जाइए, आम आदमी के जीवन में जब तक बुनियादी सुविधाएं नहीं होंगी। एक तरफ एक बड़ी आबादी आज भी जो है बुनियादी सुविधाओं के लिए तरस रही है। आप जिन शहरों की बात कर रहे हैं, क्या वहाँ पे स्लम बस्तियां नहीं है क्या? क्या उन शहरों की सड़कें बारिश में नहीं डूबती हैं क्या? नालियां नहीं बजा रही हैं क्या? मच्छर मुक्त हो गया है क्या? या गुड गवर्नेंस आ गई है? आप केवल कंक्रीट का जंगल खड़ा करके आप अगर शहरों की तस्वीर बदल रहे हैं तो उससे इस देश की जनता का भला होने वाला नहीं है। हमारी बहुत सारी बुनियादी जरूरतें हैं, उसमें गुड गवर्नेंस भी है, नियम कायदों के पालन में रिश्वत लगती है। कभी आपका ध्यान इस ओर जाता है क्या कि हम सिस्टम को इतना बढ़िया कर दें कि आम आदमी जो नियम कायदों का पालन करने जाता है उसको किसी तरह की दिक्कत का सामना न करना पड़े? सड़कें आप बनाते हैं 4-6 महीने 8 महीने में एक ही बारिश में सड़कें उखड़ जाती हैं, आपके कार्य में कोई गुणवत्ता नहीं है। तो सबसे पहले जरूरत इस बात की है कि गुड गवर्नेंस जो पूरे प्रदेश की जरूरत है, रोजगार एक बड़ी जरूरत है। ये कह रहे हैं कि मेट्रोपोलिटन सिटी से रोजगार बढ़ जाएगा। इस देश में पहले भी बहुत सारी मेट्रोपोलिटन सिटीज है, कलकत्ता है, बॉम्बे है, यहाँ क्या बेरोजगार नहीं है क्या? यहाँ भी बेरोजगार है। क्या यहाँ की सड़कें बारिश के पानी में नहीं डूब रही है? क्या यहाँ जाम की स्थिति नहीं है? बढ़ती आबादी और घटती सुविधाओं के बीच में आप जो कुछ भी करते हैं वो इस देश के लिए कमतर है। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं कि पहले आप जो है बुनियादी जरूरतें जो है इस देश की जो आवश्यकता है उसको आप पूरा कीजिए, लोगों को सिविलाइज कीजिए, शिक्षा दीजिए। स्कूलों की हालत ये है कि साहब बिल्डिंगों के प्लास्टर गिर रहे हैं, जर्जर हो गई है, कहीं बिल्डिंग गिरने की स्थिति में है, उसकी तरफ आपका ध्यान नहीं है। अस्पतालों में आप जाके भीड़ देख लीजिए, कितनी भीड़, बेड नहीं है वहाँ पे, जमीन पे जो है पेशेंट लेटे हुए हैं। बेहतर ये होता कि पहले आप प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था जो है और स्वास्थ्य व्यवस्था जो है, सुरक्षा व्यवस्था जो है, उसको आप यहाँ अच्छा सुधार कर दीजिए। इसके बाद आप अपने लिए मेट्रोपोलिटन सिटी बना दीजिए, या जो कुछ बना रहे हैं वो बना दीजिए। स्मार्ट शहर भी जो बन रहे हैं, सिटी भी बन रही है, क्या आम आदमी की भी बन रही है? ये इस देश के स्मार्ट नेताओं, स्मार्ट अधिकारियों और बड़े पूंजीपतियों के लिए इन सिटियों का निर्माण हो रहा है। उनकी भी जरूरतें होंगी, उनका भी आप ध्यान रखिए, लेकिन उससे पहले आप एक आम आदमी की जरूरतों का ध्यान दीजिए। ठीक है, योगेश जी क्या कहेंगे? जिस तरह से अंबिका जी ने सवाल उठाए हैं, पहले उनके सवालों को जवाब दे दीजिए, उसके बाद जो अशोक जी ने कहा उसका जवाब दे दीजिए। देखिए, अंबिका जी ने सिर्फ नेगेटिव बात करी, पॉजिटिव बात कुछ भी नहीं करी। उन्होंने ये नहीं देखा कि 2003 में मिस्टर बंटाधार के समय प्रति व्यक्ति आय 11,700 रुपए होती थी। आज मध्य प्रदेश के प्रति व्यक्ति आय 1,52,000 रुपए प्रति व्यक्ति आय है। मतलब जीवन स्तर भी बदला है और गरीबी से भी उभर रहा है मध्य प्रदेश। हमको मिला था 2003 में पिछड़ा हुआ बीमारू राज्य मध्य प्रदेश, जिसकी आर्थिक दर थी 3%, आज है 16%। जिसकी एग्रीकल्चर ग्रोथ थी 4.8%, आज है 14.5%। दिग्विजय सिंह जी के टाइम सड़कें होती नहीं थी, गड्ढे होते थे। आज हमने 6 लाख किलोमीटर से ज्यादा की सड़कें बना दी। तो जीएसडीपी मध्य प्रदेश की 71,594 से बढ़कर 15 लाख करोड़ से ऊपर की जा पहुंची है।
और मध्य प्रदेश जहां पानी और बिजली की समस्याओं से युक्त रहता था, आज 20 साल के भारतीय जनता पार्टी के शासन के बाद मध्य प्रदेश पानी और बिजली के मामले में आत्मनिर्भर हो चुका है। हम अन्य राज्यों को बिजली बेच रहे हैं, सरप्लस बिजली है। आज हमारे पूरे हाईवे चकाचक है, एयर कनेक्टिविटी से मध्य प्रदेश के प्रमुख शहर जुड़ चुके हैं। आयुष्मान योजना के अंतर्गत 65 लाख से ज्यादा हितग्राहियों का स्वास्थ्य लाभ मिल चुका है। 4 करोड़ प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत गरीबों को घर दिए जा चुके हैं। जिन लोगों ने झुग्गी युक्त मध्य प्रदेश बनाया था, चाहे वो स्वर्गीय मुख्यमंत्री अर्जुन सिंह जी रहे हो या मिस्टर बंटाधार विजय सिंह जी हो, जिनके शासन में भोपाल में पीसी नगर, ईश्वर नगर, हसनाथ नगर जैसे झुग्गी युक्त शहर बने, उनको मुक्त करने की अगर कोई योजना भारतीय जनता पार्टी सरकार ने साकार की है, उसी के तारतम्य में ये 71,000 करोड़ से ऊपर की एक बहुत महत्वाकांक्षी योजना है मेट्रोपोलियन सिटी की, जिसका पूरा अच्छा, इस पर योगेश जी, जो अंबिका जी, हाँ अंबिका अथॉरिटी बन चुकी है जी योगेश जी, अंबिका जी का कहना था इस पर कि 2030 तक आपने रोड मैप तैयार कर लिया। ये तो होना ही नहीं क्योंकि 2028 में कांग्रेस की सरकार आ जाएगी। अंबिका जी और कांग्रेस के कमलनाथ जी और जीतू पटवारी जी तो 2023 में भी कांग्रेस की सरकार बना रहे थे। तभी मीडिया भी यही कह रही थी कि 2023 में कांग्रेस की सरकार आ रही। उसी चक्कर में कई क्या कहना चाहिए, अब छोड़िए उस बात को, लेकिन आपने देखा रिजल्ट क्या हुआ। मध्य प्रदेश की जनता तय करेगी ना कि कौन रहेगा कौन नहीं रहेगा। ठीक है। और मध्य प्रदेश की जनता की अपेक्षाओं के अनुरूप जो काम कर रहा है उसको निरंतर 20 सालों से जनादेश मिल रहा है। चाहे वो हमारी लाडली बहना हो, चाहे हमारा अन्नदाता हो या हमारा युवा मतदाता हो। ठीक है। हमको प्रमाण पत्र ना तो प्रभु जी से चाहिए ना कांग्रेस पार्टी से चाहिए, चुप जी से चाहिए ना कांग्रेस पार्टी से चाहिए। हमको प्रमाण पत्र मध्य प्रदेश की जनता देगी और दे रही है। हम उन्हीं की अपेक्षाओं को मद्देनजर रखते हुए निरंतर प्रगति के पथ पर अग्रसर होते जा रहे हैं। हाँ, मैं ये नहीं कह रहा कि पूरा मध्य प्रदेश आत्मनिर्भर हो चुका है या पूरा विकास हो चुका है। अभी हमें समय और चाहिए। हम काम कर रहे हैं और निरंतर काम करते रहेंगे। हम मध्य प्रदेश के स्वाभिमान को झुकने नहीं देंगे, उसको आगे बढ़ाने का काम करेंगे। 11 साल के माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के कार्यकाल का अवलोकन कीजिए आप, जो 55-60 सालों में नहीं हुआ भारत में, वो 11 साल में हो गया। 55-60 साल में पूर्ववर्ती सरकारों ने क्या किया? तो प्रत्यक्ष को प्रमाण नहीं चाहिए होता है, जो दिख रहा है वो दिखता है। ठीक है, चलिए अंबिका जी, आपको मिल गया आपका जवाब। देखिए, इनको हम बड़ी विनम्रता से बता रहे हैं माननीय योगेश गुप्ता जी को कि थोड़ा इधर ग्वालियर संबल संभाग की तरफ आप ध्यान आकर्षित कर लीजिए। हम प्रश्न करना चाहते हैं, या पीडीएस का जितना भी गेहूं चावल है नहीं, ये गरीब की थाली में नहीं जा रहा है, ये धन्ना सेठों के मिलों पर जा रहा है। और एक नहीं, अनेकों ऐसे उदाहरण हैं, अभी हाल की घटनाएं हैं। और वो सब मिल जो भी हैं वो आपके भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों के हैं। इस प्रकार से आप लूट खसोट कर रहे हो। आप दीनदयाल रसोई योजना की थालियां खा गए 35 लाख। आप इस प्रकार से एक आदर्श प्रस्तुत करते हो। आपने मोदी जी के शासनकाल की जो बात कही, इस संबंध में केवल एक ही बात कहूंगा कि जब पहलगांव की घटना घटित हुई और आपने ऑपरेशन सिंदूर किया, एक भी देश आपके साथ खड़ा नहीं था। पाकिस्तान के साथ चीन और टर्की दोनों देश खड़े थे। आप इतने फेलुअर हैं, मोदी जी की सरकार इतनी फेलुअर है विदेश नीति में। और हम गुटनिरपेक्ष देश के आंदोलन के अध्यक्ष हुआ करते थे। आप आज कौन से उसके अध्यक्ष हैं? आप बता दीजिए, आप कहाँ खड़े हुए हैं, क्या स्थिति आपकी है? यहाँ जो जैसा भी जो चल रहा है, आज गड्ढे ही गड्ढे हैं सड़कों में, कोई गुणवत्ता युक्त काम नहीं हो रहा है, पलायन हो रहा है गांवों से, लोगों को काम नहीं मिल रहा है, पंचायत स्तर पर भ्रष्टाचार हो रहा है, डायरेक्ट मशीनों से, बड़ी बड़ी मशीनों से काम हो रहे हैं, जो मनरेगा के अंतर्गत काम होना चाहिए वो नहीं हो रहा है, सीधे ठेकेदार
और आपका ठीक है, यानी सरपंच ठीक है और अनियमितताएं आपके हैं, बिल्कुल। भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं की मिलीभगत से इस प्रकार से भ्रष्टाचार में पूरा प्रदेश डूबा हुआ है कि जनता सांस नहीं ले पा रही। बिल्कुल अनियमितताएं हैं, तमाम योजनाएं तो आती हैं जनता के, लेकिन कई बार उनका लाभ नहीं मिल पाता है। मैंने इनकी योजना का विरोध नहीं किया। हाँ। मैंने ये कहा है कि योजना जब साकार रूप ले लेगी, आपकी योजना जो भी है, आप मुंगेरलाल के हसीन सपने देखते हैं और जनता को वो सुनाते हैं। जिस दिन ये सपने पूरे हो जाएंगे, जनता खुद वाही करेगी। हम क्या कर लेंगे? हम भी कहेंगे कि हाँ ठीक है, ठीक किया आपने। आप हम तो कह रहे ग्वालियर को भी ले लेते आप सिंधिया जी को कमजोर करना चाहते, इसलिए ग्वालियर नहीं लिया आपने। 3 महानगर ये अलग पहलू पर चले गए आप। फिलहाल अंबिका जी उधर नहीं जाएंगे। आप सिंधिया जी को उपेक्षित कर रहे हैं आप अपनी पार्टी में। ये अंदरूनी राजनीति की बातें अभी नहीं करते हैं। श्रेणी का है। हाँ, इस तरह की ये देखिए, तो दोनों ही दलों में फिर अंदर अगर गुटबाजी की बात करें तो फिर कांग्रेस की अलग चीजें सामने आएंगी, भाजपा की अलग सामने आएंगी। फिलहाल अभी इधर हम नहीं जाते हैं। बड़ी विनम्रता से कहना है कि भैया कोई योजना तो साकार रूप ले ले। एक आध आपकी जितनी योजनाएं आपने तो आप इतने आश्वस्त हैं 2028 में अगर कांग्रेस की सरकार आ रही है तो कांग्रेस की सरकार तो 2 साल में पूरा कर देगी। अरे 100% आने तो दो। हम लोग तो सेवा ही सेवा करेंगे, ये लोग तो केवल मेवा खाने के लिए आए हैं। ठीक है तो देखते हैं ना जनता किसको, जनादेश किसको मिलता है। चलिए अशोक जी, आपसे जानूंगी मैं, एक फाइनल कमेंट आपसे लूंगी। जिस तरह से अभी योगेश जी ने बताया कि जो स्थिति, जिस तरह से आपने प्रश्न किया था कि तमाम जो अनियमितताएं हैं, पहले जो रोजमर्रा की चीजें हैं पहले आप उन पर ध्यान दीजिए, तो योगेश जी ने कहा है कि जो पुराना, अगर इतने समय से जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है तो हमने सिर्फ विकास किया, और तमाम विकासों की उन्होंने बात की है। कितना समर्थन आपको लगता है कि आपका है उनकी बातों की तरफ? बिल्कुल, अगर निष्पक्ष मैं समीक्षा करूं प्रदेश की राजनीति की, तो 2003 में जो इलेक्शन हुआ था उसमें जनता जो है काफी नाराज थी। बात सही है कि बिजली पानी सड़क की स्थिति खराब थी, लेकिन तब मध्य प्रदेश की आय कितनी थी? क्या तब जीएसटी था? क्या जीएसटी नहीं था? आपके रिसोर्सेज थे क्या? उसमें नहीं थे। तो समय के साथ में चीजें बदलती हैं। प्रगति एक दिन में नहीं होती है, ये क्रमबद्ध तरीके से धीरे धीरे जो है हम लोग पाषाण युग से यहाँ तक आए। इसमें क्या बीजेपी का कोई योगदान था पाषाण युग से यहाँ तक आने में? या 11 वर्षों में ही ये देश और ये प्रदेश बना? इसके पहले ये देश और प्रदेश नहीं था क्या? ऐसा कुछ भी नहीं है। जन अपेक्षाओं की जब उपेक्षा होती है और जनता जब चुनाव लड़ती है तो इस तरह के परिणाम आते हैं, जैसे 2003 में आए थे। ये 2018 में बताएं इनका विकास कहाँ था? लंगोट बांध के कहाँ गायब हो गया था इनका विकास? क्यों कमलनाथ की सरकार बनी? भले वो कुछ महीनों के लिए ही बनी और बाद में क्यों तोड़फोड़ करने की आवश्यकता पड़ी? तो बहुत सारे फैक्ट्स हैं। आप मतलब सत्यता को नकार कर अगर आप कोई दावा कर रहे हैं तो मैं तो ये मानूंगा कि आप आत्ममुग्ध हैं, आपको चीजें नहीं दिखाई देती हैं। 2023 में जो गेम चेंजर था, क्या इसका विकास गेम चेंजर था? क्या प्रति व्यक्ति जो आय बढ़ गई थी वो गेम चेंजर था? क्या स्मार्ट शहर इनके गेम? लाडली बहना योजना, बिल्कुल। आप जब खुद दावा करते हैं कि देश की 80 करोड़ आबादी को आप खैराती योजनाओं का लाभ दे रहे हैं, और आज भी आप जब वोट मांगने जाते हैं तो क्या आप ये जिक्र करते हैं कि आपने गुड गवर्नेंस दे दिया है इसलिए वोट दे दिया जाए? आपने न्यायालयों में लंबित मामलों की संख्या कम कर दी इसलिए आपको वोट दिया जाए? क्या आप रोजगार के नाम पर वोट मांगते हैं? क्या आपने महंगाई कम कर दी? राजनीति जो है कारोबार बन गई है। न जनता से डरो न शर्म करो यारो, राजनीति कारोबार है घर भरो यारो। ये सब राजनीतिक कारोबारी हैं। जनता को छोटी सी खैरात देते हैं, उसके बदले में ये खुद कितना लेते हैं? ये प्रति व्यक्ति की आय गिना रहे थे, इधर नेताओं की आय बता दें कि कितने गुना बढ़ जाती है इनकी, किस तरह से इनकी संपत्तियां बढ़ जाती हैं। राजनीति का एकमात्र आकर्षण करप्शन है। ये अपने देश के शीर्ष नेता के सर पर हाथ रखकर कसम खाएं जो भी पार्टी के लोग हैं, क्या ये जनसेवा के लिए राजनीति कर रहे हैं? सबका एक ही मकसद है, धनोपार्जन, बेहतर जीवन। वो प्रदेश की जनता को नहीं मिल रहा है। मुझे आप ये बताइए कि दुनिया में ऐसा कहाँ आपने देखा है कि मालिक की आय कम होगी और जो सेवक है उसकी आय जो है इतनी ज्यादा होगी, 2 लाख रुपए होगी। मालिक जो है, जिसको जनता को ये मालिक कहते हैं, वो कमा कितना रहेगी? वो इसको बता रहे हैं कि 1 लाख रुपए उसको साल में मिलता है, इनको कितना मिलता है? तो ये सब दिखावे और ये छद्म राजनीति जो इस देश में हो रही है, इस देश की जनता जागरूक नहीं है। जिस दिन इस देश की जनता जागेगी उस दिन वास्तव में इस देश का विकास भी हो जाएगा और उसकी समस्याओं का समाधान भी हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल ठीक कह रहे हैं अशोक जी की तमाम बातें हैं। दोनों ही दल अपनी अपनी बातें रखते हैं, लेकिन फिलहाल हम यही उम्मीद कर सकते हैं कि जो सरकार का रोड मैप है भोपाल, इंदौर, जबलपुर के लिए ये मास्टर प्लान तैयार करने की बात करे सरकार, ये सच में अमल करके दिखाए और इसके सकारात्मक परिणाम दिखाई दे। यानी जिस तरह से रणनीति, ये रोड मैप बनाया सरकार ने, वो सच में धरातल पर दिखाई दे और जो सरकार के दावे हैं कि इससे तमाम वर्गों को लाभ होगा, वो लाभ सच में पहुंच पाए, हम यही
आशा करते हैं। इसी के साथ इस चर्चा को यहीं विराम देंगे। मैं सभी गेस्ट का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत धन्यवाद। योगेश जी आपका बहुत धन्यवाद, अंबिका जी आपका बहुत धन्यवाद, अशोक जी आपका भी बहुत धन्यवाद। तो बिल्कुल सरकार ने भोपाल, इंदौर और जबलपुर के लिए मास्टर प्लान तैयार किया है और अब इस मास्टर प्लान के तहत सरकार का कहना है कि तीनों ही शहरों की तस्वीर बदल कर उभरेगी। कैसी होगी ये तस्वीर, क्या कुछ आगे इसमें तैयारी होंगी, क्या कुछ रणनीतियां होंगी, ये तो देखने वाली बात होगी। इसी के साथ बड़ी खबर बड़ी बहस में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, आप देखते रहिए डीएनए। नमस्कार।